करती हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 व्यष्टि अर्थशास्त्र, इकाई 2 उपभोक्ता का व्यवहार। इसके अंदर पार्ट 2 उपभोक्ता का संतुलन, और हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि तटस्थ वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता का साम्य या संतुलन समझाइए। इस इकाई में जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो एक 2 नंबर का आएगा, एक लघुत्तरात्मक 4 नंबर का आएगा, एक निबंधात्मक प्रश्न। इस प्रकार 3 प्रश्न बनते हैं। तो इसमें जो ये बड़ा प्रश्न है कि तटस्थ वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन बताइए। इंडिफरेंस करो, तटस्थ वक्र है, उदासीनता वक्र है, अनअधिमान वक्र है, ये या ऐसा आ सकता है कि क्रमवाचक विश्लेषण या क्रमवाचक दृष्टिकोण विश्लेषण, एडिशनल अप्रोच एनालिसिस की सहायता से उपभोक्ता का साम्य या संतुलन समझाइए। तटस्थ वक्र विश्लेषण एवं उपभोक्ता का संतुलन। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है और उन्होंने गणनावाचक विश्लेषण को नकारा था। उन्होंने कहा था कि ये जो उपयोगिता है ये मनोवैज्ञानिक है, इसकी अपन गणना नहीं कर सकते। गणनावाचक विश्लेषण कई अव्यावहारिक मान्यताओं पर आधारित है। कई अर्थशास्त्री जैसे यूगेन स्लस्टकी है, विल्फ्रेड डो पेरेटो है, जॉन आर हिक्स है, RGD एलन है आदि ने बताया कि उपभोक्ता उपयोगिता का मापन नहीं कर सकता। ये जैसे आपके स्लस्टकी है, पेरेटो है, हिक्स है, एलन है, इन्होंने कहा कि आप माप नहीं कर सकते। इनके अनुसार उपयोगिता एक व्यक्तिगत विचार है, इसका मात्रात्मक माप है वो संभव नहीं है। एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता होती है वो विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। एक व्यक्ति के लिए किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता विभिन्न समय में भिन्न हो सकती है। कहने का मतलब है कि एक वस्तु से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो आपके भिन्न भिन्न हो सकती है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे एक आदमी को फॉर एग्जाम्पल एक जो वस्तु है, जैसे वो भोजन करता है या विशेष मिठाई का उपयोग करता है, तो उससे जो उपयोगिता मिलती है, कुछ लोगों को मिठाई पसंद ही नहीं होती तो कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होती है। अतः आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपभोक्ता उपयोगिता का ठीक ठाक मापन नहीं कर सकता, मेजरमेंट नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता के आधार पर विभिन्न वस्तुओं की कोटि, रैंक या क्रम प्रदान कर सकता है। वो रैंक दे सकता है, इससे मेरे को ये, जैसे कोई आदमी है जैसे सिगरेट पीना है तो कुछ लोग सिगरेट पीना मना कर देंगे और कुछ लोग उसको कि ये बीड़ी से सिगरेट ठीक है, चाय से कॉफ़ी बढ़िया है, या बिस्कुट से ये बिस्कुट बढ़िया है। इस प्रकार रैंक दे सकते हैं। इनमें विभिन्न संयोगों को क्रम से जमाया जा सकता है। एक वस्तु का अपन उपभोग करते हैं तो उससे जो उपयोगिता मिलती है उसके जो संयोग कॉम्बिनेशंस होते हैं तो उसको क्रम से जमा सकते हैं। क्रमवाचक विश्लेषण गणनावाचक विश्लेषण की तुलना में कम प्रतिबंधित मान्यताएं रखता है, इसमें मान्यताएं कम है। क्रमवाचक विश्लेषण में इस बात पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता का सापेक्ष माप क्या है, क्योंकि मेजरमेंट इसमें होता ही नहीं है। इसके अनुसार ये काफ़ी है कि उपभोक्ता को सेव अनार की तुलना में ज़्यादा संतुष्टि देते हैं। अगर सेव और अनार की देखें तो उसको सेव अनार की तुलना में ये हो सकता है। अब मैन टू मैन है और किसी को अनार है, सेव की तुलना में ज़्यादा संतुष्टि देता है, ये भी हो सकता है। अलग अलग समय पर हो सकता है, लेकिन ये वो बता सकता है कि सेव अनार की तुलना में ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करते हैं। उपयोगिता की इसके लिए मात्रा जानना जरूरी नहीं होता, उसको कितनी उपयोगिता मिलती है ये मात्रा में नहीं बता सकता वो। तटस्थ वक्र क्या होता है? क्रमवाचक विश्लेषण ऑर्डिनल अप्रोच तटस्थ वक्रों का उपयोग करता है। तटस्थ वक्र की सहायता से उपभोक्ता की प्राथमिकताओं, कंज्यूमर्स जो प्रेफरेंस है,
को ग्राफ से समझाया जा सकता है। एक तटस्थ वक्र, ये इसकी परिभाषा, एक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। बस ये अपने को ध्यान रखना था। एक तटस्थ वक्र है, वस्तुएं दो है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। सेटिस्फैक्शन है, समान देता है। ये परिभाषा याद होनी चाहिए। यानी तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों के बिंदुओं का बिंदुपत होता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। उसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता उदासीन रहता है, तटस्थ रहता है, कोई अधिमान प्रकट नहीं करता, अनअधिमान रहता है। तो ये आपका तटस्थ वक्र हो गया। तटस्थ मान अनुसूची और वक्र की बात करें तो एक तटस्थ वक्र को बनाने के लिए एक तटस्थ अनुसूची होनी चाहिए जो x और y वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताती है, जिससे उपभोक्ता तटस्थ रहता है। जैसे ये आपके अपन अनुसूची देखते हैं तालिका, तो ये संयोग है, पहला दूसरा तीसरा, ये इस प्रकार कॉम्बिनेशन है उसका। एक वस्तु x है और दूसरी वस्तु y है, और इसका तीसरा बात आती है संतुष्टि का लेवल। आप पहला संयोग है जिसमें x वस्तु की 1 इकाई लेते हैं और y वस्तु की 25 लेते हैं तो संतुष्टि। तो कहने का मतलब है आप एक रोटी ले लें और 25 छोटे चम्मच हलवा लेते हैं तो जो संतुष्टि का लेवल है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा फुल भोजन हो गया, तो वो आपका संतुष्टि लेवल है, वो x हो गया। अब आप रोटी को बढ़ाते हैं, 2 करते हैं, एक और रोटी बढ़ाते हैं तो हलवा आपको त्यागना पड़ेगा। 5 छोड़ दिया तो हलवा कितना हो गया, 20 चम्मच हुआ। 30 एक रोटी और बढ़ाते हैं तो हलवा आपके और त्यागना पड़ेगा, 4 त्यागा 16 हुआ। फिर एक रोटी और बढ़ाते हैं तो हलवा आपने 3 चम्मच का त्याग किया, 13 हुआ। तो ये इस प्रकार आप एक वस्तु को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु को छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार y वस्तु की बढ़ाने की बात करें तो आप नीचे से शुरू करिए, 10 से इसको 11 करते हैं तो रोटी 1 कम करने की 6 से 5 करनी पड़ेगी। 11 से 13 करते हैं तो रोटी और कम। तो इस प्रकार के ये आपके, लेकिन इसका जो प्रत्येक जो संयोग है उसमें जो संतुष्टि का लेवल है वो समान रहता है। अब इसको आप ग्राफ में दर्शाते हैं, y और x, जहाँ आपके ये एक तरफ y वस्तु है y अक्ष की तरफ और x की तरफ x वस्तु, पैमाना लेकर के तो आपका जो ये बिंदु बनते हैं, इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो जो आकृति बनती है वो आपके आईसी इंडिफरेंस कर्व है, उदासीनता वक्र है, तटस्थ वक्र है। तटस्थ मानचित्र, एक तटस्थ वक्र एक विशेष संतुष्टि के स्तर को बताता है और एक चित्र में कई तटस्थ वक्र जो विभिन्न संतुष्टि स्तर को बताते हैं, एक साथ कई तटस्थ वक्र बनाए जा सकते हैं तो तटस्थ मानचित्र प्राप्त होता है। कहने का मतलब ऐसा वक्र जिसमें एक से अधिक आपके उदासीनता वक्र होता है, तटस्थ मानचित्र होता है। अब इसमें सबसे निचला तटस्थ वक्र कम संतुष्टि के स्तर को, और जैसे जैसे हम ऊंचे तटस्थ वक्र की ओर बढ़ते हैं तो ऊंचे संतुष्टि वक्र है, ये ऊंची संतुष्टि को बताता है। कहने का मतलब है कि नीचे वाला सबसे नीचा है कम संतुष्टि, और जैसे जैसे अपन ऊंचे बढ़ते जाते हैं संतुष्टि का स्तर भी बढ़ता जाता है। तो ये आपका मानचित्र हो गया। गणितीय रूप देखें तो संकेतों के रूप में तटस्थ वक्र निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, जैसे यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 xn और इज इक्वल टू k है। k का मतलब है स्थिरांक है, संतुष्टि का लेवल स्थिर है, u एक फिक्स है। और इसमें हम यदि हमारे विचार में 2 वस्तुएं x और y है तो तटस्थ वक्र इन दोनों वस्तुओं को विभिन्न संयोगों को बतलाएगा जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। अब इसके अंदर u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू k, ऐसा भी लिख सकते हैं 2 वस्तुओं की स्थिति में। तो u संतुष्टि के क्रमवाचक स्तर को बताता है जो स्थिर होता है। यदि एक विशेष तटस्थ वक्र के लिए u एक स्थिर राशि माना कि u1 है, तब u1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x गुड y। u को विभिन्न माप देने पर अलग अलग तटस्थ वक्र प्राप्त होते हैं। जैसे u1 एक संतुष्टि हो गई, u2 दूसरी हो गई, u3 तीसरी हो गई। इस प्रकार अपन देखते हैं तो जितने u1 है उतने तटस्थ वक्र हो जाएंगे।
एक ऊंचा तटस्थ वक्र ज़्यादा उपयोगिता वह ज़्यादा संतुष्टि को बताता है, जबकि निचला तटस्थ वक्र कम उपयोगिता वह कम संतुष्टि को बताता है। और चित्र में तटस्थ वक्रों का जो समूह बनाया गया ये आपके तटस्थ मानचित्र है। अब इस देखिए इस चित्र में x और y अक्ष पर x वस्तु को x अक्ष पर तथा y वस्तु को y अक्ष पर दर्शाया गया, और एक तटस्थ वक्र पर x वस्तु और y वस्तु के विभिन्न संयोग समान संतुष्टि या समान उपयोगिता को दर्शा रहे हैं। और यदि x और y का एक संयोग u1 से ज़्यादा संतुष्टि के स्तर को बताता है तो वह ऊंचा तटस्थ वक्र पर आपके u3 पर चला जाता है। देखिए आप u1 पर एक संतुष्टि का लेवल है, और इससे अगर ऊंचे संतुष्टि पर जाते हैं तो u3 है, नीचे पर जाते हैं तो u2 है। यदि x और y का एक संयोग u1 से कम संतुष्टि देता है तो नीचे तटस्थ वक्र u2 पर स्थित होगा। चित्र में a b c एक ही तटस्थ वक्र u1 पर स्थित है, अर्थात ये आपको a b c ये वो समान संतुष्टि देते हैं। a डैश b डैश c डैश ये आपके ऊंचे तटस्थ वक्र u3 को बताते हैं और ऊंचे तटस्थ वक्र पर स्थित है। इसी तरह u2 पर स्थित x और y के संयोग u1 u3 की तुलना में कम संतुष्टि या कम उपयोगिता को बताते हैं। जो नीचे वाला है तटस्थ वक्र ये आपके u2 के जो संयोग है वो उसकी तुलना में कम बताते हैं। एक उपभोक्ता एक तटस्थ वक्र के विभिन्न संयोगों में तटस्थ होता है, लेकिन वे नीचे तटस्थ वक्र की तुलना में ऊंचे तटस्थ वक्र को प्राथमिकता देगा। भाई ये तो अपन देखते हैं संतुष्टि का लेवल। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि u1 आपका जो लेवल है वो एक अपन भोजन के संदर्भ में ले तो ये नाश्ता है। आपने x और y वस्तुओं का प्रयोग किया, एक तरफ मान लीजिए रोटी मान ले, एक तरफ हलवा मान ले, आपने उसकी एक फिक्स इकाइयों का a बिंदु पर b बिंदु पर c दोनों का जो संयोग किया है इसमें तो जो संतुष्टि मिलती है। अब इसकी और इकाइयाँ बढ़ाते हैं तो u3 की स्थिति आती है, तो उसमें आपका फुल भोजन भरपेट हो सकता है। इससे कम यूज करते हैं तो आपका नाश्ते से भी कम स्थिति हो सकती है। इस प्रकार आप नीचे तटस्थ वक्र की तुलना में ऊंचे तटस्थ वक्र को प्राथमिकता भी देते हैं। तटस्थ वक्र विश्लेषण की जो मान्यता है, असम्पशंस ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसकी मान्यता क्या है, यानी ये सिद्धांत किस शर्तों पर, किन दशाओं पर, किन अवस्थाओं पर टिका हुआ है। तो ये पहली बात है विवेकशीलता, रेशनलिटी। उपभोक्ता को विवेकशील माना गया। विवेकशीलता का मतलब है कि आय के स्तर और विभिन्न वस्तुओं की कीमतों के ज्ञान होने पर वह अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। यानी इतना समझदार है वो, उसको अगर आय का स्तर ज्ञान है और वस्तुओं की कीमतों ज्ञात है तो वो उपयोगिता के अधिकतम स्तर प्राप्त करेगा। और यदि माना जाता है कि उपयोगिता को अधिकतम करने हेतु उससे संबंधित सूचनाओं की पूर्ण जानकारी भी होती है। इसी प्रकार उपयोगिता क्रमवाचक है। ये माना गया है कि विभिन्न वस्तुओं के संयोगों को अपनी पसंद और श्रेणी के अनुसार वो रेटिंग कर सकता है, श्रेणी कर सकता है, क्रम प्रदान कर सकता है। तो इसलिए पसंद युक्ति युक्त उपभोक्ता का व्यवहार युक्ति युक्त माना जाता है। अर्थ यह है कि उपभोक्ता अगर ए को बी की तुलना में और बी को सी की तुलना में पसंद करता है तो वो ए को सी की तुलना में भी पसंद करता है। ये आपको समझना जरूरी है कि अगर उपभोक्ता को लगता है कि ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी है तो सी की तुलना में भी वैसे ए को वो पसंद करेगा। उपभोक्ता की कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की उपभोग की मात्रा पर यह निर्भर करता है। उसके जो टोटल यूटिलिटी है तो वो उपभोग की गई वस्तुओं की मात्रा पर भी निर्भर करेगा। जैसे यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Qn ये हो गया। तटस्थ वक्र विश्लेषण में प्रतिस्थापन की सीमांत दर को घटती हुई माना जाता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x4y इसको घटती हुई माना जाता है और इसी मान्यता के आधार पर तटस्थ वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तटस्थ वक्र का ढाल प्रतिस्थापन की सीमांत दर को दर्शाता है। तटस्थ वक्र का ढाल है प्रतिस्थापन की सीमांत दर को दर्शाता है। यह है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x4y, y वस्तु के लिए x वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर
वे मात्रा होती है, y वस्तु की वे मात्रा होती है जो x वस्तु की प्रत्येक इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागी जाती है। ऑफ x यानी x को तो अपन प्राप्त करेंगे और y का हम त्याग करेंगे ताकि संतुष्टि का स्तर है वो समान रह सके। तो इसको अपन ये देख सकते हैं, जैसे ये आपका एक संयोग है, इसमें आपने x वस्तु की 1 से 2 मात्रा की 1 इकाई बढ़ाई है तो y वस्तु की 5 इकाइयाँ त्याग दिया आप। 20 में से 25 में से आपने 5 घटा दी, ये आपके पीछे जो रह गया वो 20 रह गई, एक और बढ़ाया तो यानी 5:1, इसकी 5 त्यागी है, उसकी 1 प्राप्त की है। यानी x डेल्टा MRS/XY इज इक्वल टू माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी x में 1 का परिवर्तन किया है तो y को माइनस, यानी इसमें 5 त्यागी है। और इसको एक और बढ़ाते हैं, 2 से 3 करते हैं तो इसकी है वो 2 त्यागते हैं, 18 से 20 से 18 करते हैं और एक और बढ़ाते हैं 3 से 4 तो ये 18 से 17। तो ये इस प्रकार का इसमें 5 पहले 1 बढ़ाने पर 5 त्यागी, दूसरे में 1 बढ़ाने पर 2 त्यागी, फिर 1 बढ़ाने पर 1 त्यागी। तो इस प्रकार का ये गिरती हुई है, घटती हुई है। तो ये अपने इसको देखते हैं। तो इस प्रकार अतः एक तटस्थ वक्र के बाईं से दाईं ओर चलने पर जो प्रतिस्थापन की जो दर होती है वो आपके घटती रहती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर के घटने से ही तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होती है। ये अपने को ध्यान रखना होगा। अगर अपन जैसे बाईं से दाईं ओर चलते हैं तो आप देखेंगे तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर वो घटेगी। जब उपभोक्ता तटस्थ वक्र के बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है तब वे 1 इकाई x की अतिरिक्त प्राप्त करने के लिए y की 5 इकाइयों को त्याग करेगा। अतः MRS/XY 5y अनुपात 1x होगी। इसी तरह तटस्थ वक्र के बिंदु B से बिंदु C तक पहुंचने के लिए MRS/XY इज इक्वल टू 2x अनुपात 1x होगी। अतः MRS/XY घटती हुई होगी। अब तटस्थ वक्रों की विशेषताएं क्या है? तो तटस्थ वक्रों का ढाल पहली बात है ऋणात्मक होता है, यानी ये बाएं से नीचे दाईं ओर झुके होते हैं। इसका कारण यह है कि अगर एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि के स्तर पर रहना है तो किसी एक वस्तु की मात्रा को घटाने पर ही वह अन्य वस्तु के उपभोग को बढ़ा सकता है। यानी 2 वस्तुओं में प्रयोग करता है, आपको संतुष्टि समान रखनी है तो एक वस्तु का अगर आप उपभोग बढ़ाना चाहते हैं दूसरी वस्तु को आपको घटाना पड़ेगा, और घटाना पड़ेगा इसका मतलब ये आपके ऋणात्मक हो जाएगा। यानी तटस्थ वक्र नहीं तो क्षैतिज हो सकते हैं, नहीं लंबवत हो सकते हैं। तटस्थ वक्र नहीं धनात्मक ढाल पर एक स्थिति में, जैसे आप x वस्तु को बढ़ा रहे हैं और y वस्तु स्थिर है, तो क्या संतुष्टि समान रहेगी? नहीं, संतुष्टि बदल जाएगी, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन स्थिर नहीं रह सकती है। इसी प्रकार दूसरे जो चित्र है इसमें बताया गया है, खे में x वस्तु स्थिर है और y बढ़ रही है, घट रही है, तो इसका मतलब है संतुष्टि का लेवल परिवर्तित होगा। और इसमें दोनों वस्तुएं बढ़ रही है, क्या दोनों वस्तुएं बढ़ने से दोनों वस्तुओं का उपभोग अपन बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है कि संतुष्टि का लेवल परिवर्तित होगा। तटस्थ वक्र के वक्र मूल बिंदु के उन्नत दर होता है, यानी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। यह तटस्थ वक्र की विशेषता घटती प्रतिस्थापन की सीमा दर के कारण होती है, यानी ये मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसी कारण से ये आपके प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है। तो इसमें आप चित्र में आप देखेंगे कि ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर जब हम आए हैं तो जो ए संयोग है, ए से बी आए, बी से सी आए, सी से डी आए, डी से ई आए, तो इसके अंदर एक एक्स वस्तु को एक अनुपात में बढ़ाया गया और वाई वस्तु पहले वाले में ए और एम की जो दूरी है वो बी और एन से ज़्यादा है, बी और एन की दूरी है वो ओ सी से ज़्यादा है, ओ सी की दूरी है वो डी पी से ज़्यादा। कहने का मतलब है ये जो एक त्रिभुज बना है इनके अंदर, इस त्रिभुज का जो आधार सबका सेम है लेकिन जो लंब है वो उत्तरोत्तर घट रहा है। ये घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर है। तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते नहीं, यानी काटने का मतलब क्या है
कि एक ऐसी बिंदु पर दो तटस्थता पर काटता है, इसका मतलब एक तो बताता है कि संतुष्टि का लेवल ये है, एक दूसरा बताता है संतुष्टि का लेवल ये है, जबकि ऐसी स्थिति हो नहीं सकती। उस बिंदु पर तो दोनों वस्तुओं का जो प्रयोग होता है उस प्रयोग से समान संतुष्टि मिलेगी, जबकि ये बताते हैं कि अलग अलग मिलेगी, जिसका मतलब ऐसा हो नहीं सकता। अब अपन बात करते हैं कि बजट रेखा क्या होती है, कीमत रेखा क्या होती है। कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिससे उपभोक्ता की सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमतें दिए होने पर उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है। यानी वो आप जैसे आपने उदासीनता वक्र की चर्चा की, उसी सेम टू सेम परिभाषा का तरीका है कि बजट रेखा या कीमत रेखा दो वस्तुओं के, यानी वस्तुएं दो है, उन विभिन्न संयोगों के बिंदुओं का बिंदुपथ है जहां एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय और दोनों वस्तुओं की कीमतें दिए होने पर उसको प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब है इसके ऊपर व्यय समान रहेगा, आपकी आय फिक्स है, दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई है। अब आप उनमें से किसी को ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, किसी ऊपर कम कर सकते हैं, तो जो आपको रेखा प्राप्त होती है वो आपकी बजट रेखा होगी। अगर बाजार में n वस्तुएं हैं और इनकी कीमतें जैसे P1, P2, Pn है, तो उपभोक्ता की जो IM है और बजट समीकरण इस प्रकार अपन कह सकते हैं। तो बजट समीकरण कैसे बनेगा, जैसे उपभोक्ता का बजट समीकरण यानी बजट का जो खर्चा है वो IM है तो M करेगा, ऐसे M से ज़्यादा कर नहीं सकता। और ये आपका जो P1 मल्टीप्लाई X1 है, यानी X1 की जो इकाइयाँ जितनी खरीद रहे हो उसको उसकी कीमत से गुणा कर लो, X2 की इकाइयों को P2 कीमत से गुणा कर लो, XN की इकाइयों को PN से गुणा कर लो। तो ये आपको जब वस्तु की कीमत को उसकी मात्रा से गुणा करता है तो ये कुल खर्चा होता है। तो इस प्रकार जब सभी वस्तुओं पर किया गया खर्चा वो आपके बजट के बराबर होगा। अब यहाँ P1, P2 N वस्तुओं की कीमतें हैं, ये आपके उपभोग की मात्रा है इन वस्तुओं की, X1, X2, XN। और बजट रेखा का ग्राफ बनाने है तो हम, क्योंकि जब बजट रेखा हम दो वस्तुएं लेते हैं तो हम जो इसका समीकरण बनाएंगे ये अपना दो वस्तुओं वाला ही बनाएंगे। M इज इक्वल टू X1 X मल्टीप्लाई PX प्लस Y मल्टीप्लाई PY, यानी X PX और Y PY। X PX तो ये है कि X पर कितना व्यय किया है और Y PY है आपने Y पर कितना खर्च किया है। यानी ये तो है आपकी वस्तु की उपभोग मात्रा और उसको कीमत से गुणा करते हैं तो खर्चा आ जाता है। जैसे आपके 5 बिस्कुट पैकेट लायर 5 मात्रा 25 रुपये कर दी और कोई दूसरी वस्तु तो इस प्रकार हो गया, तो इस दोनों को जोड़ लो, ये आपका बजट हो गया बराबर। बजट आपको फिक्स है, स्थिर है। बजट रेखा को ग्राफ में इस प्रकार बना सकते हैं, जैसे ये आपका बताया गया बजट ए बिंदु पर ले लेते हैं। अब मान लीजिए अपने उपभोक्ता की आय है वो 80 रुपये और X वस्तु की कीमत 2 रुपये है और Y वस्तु की कीमत 1 रुपये। अब अपन देखते हैं कि आपके X बिंदु पर अपन ने X वस्तु ली है तो इसमें अपन कितनी वस्तुएं ले सकते हैं, तो इसकी कीमत तो है 2 और अपने पास आय है अधि 80, तो 80 में आप 2 का भाग दो 40 ले सकते हैं। तो B बिंदु आपके 40 पर हो गया, पैमाना ले लो और 40 पर करो और इस बिंदु को फिक्स कर दो। अब आपकी Y वस्तु है 1 रुपये कीमत है, आय आपकी 80 है, 80 में 1 का भाग दो 80 ले सकते हैं, वो बिंदु A हुआ है। A और B को मिला दो, ये आपकी बजट रेखा हो गई। अगर उपभोक्ता संपूर्ण आय यानी पूरी की पूरी आय 80 रुपये को X वस्तु पर खर्च करे तो वो 40 इकाइयाँ करे कर सकता है। इसका मतलब है यहाँ 40 X पर 40 होगा, B बिंदु फिक्स हो जाएगा। अगर संपूर्ण आय को Y वस्तु पर खर्च करेगा तो उसकी 80 इकाइयाँ करेगा, क्योंकि 1 रुपये है, 80/1 यानी 80 इकाइयाँ करे। अतः कीमत रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बतलाती है जिससे उपभोक्ता अपनी सीमित आय और दोनों वस्तुओं की कीमतें दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। अब अपन चित्र इसमें देखते हैं, ए बिंदु और बी बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा ये आपके बजट रेखा हो जाती है। बजट रेखा पर खींचे गए बिंदुओं पर ही उपभोक्ता की संपूर्ण आय। अब इसमें ए और बी जो ये रेखा बनी है इसके कोई भी बिंदु ले लो, इसके ऊपर जो संपूर्ण आय खर्च हो जाती है। और बजट रेखा का ढाल इस प्रकार से दिया जा सकता है।
अब थोड़ा इसमें और जिक्र करना चाहूँगा, जैसे बजट रेखा के ऊपर ये टी बिंदु जो संयोग है, अप्राप्त संयोग है, यानी वो संयोग तो है लेकिन आपके पास उसको प्राप्त करने के लिए जेब के अंदर पैसे नहीं, बजट नहीं है, और इसके भीतर आप कोई सा भी बिंदु ले लेते हैं, जैसे यहाँ एस बिंदु दे रखा है, एस बिंदु लेते हैं तो आपके पास कुछ पैसे बच जाएंगे, पूरा का पूरा खर्च नहीं होगा। संयोग तो प्राप्य है, उन वस्तुओं को खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास बजट है वो बच जाएगा। तो अब इस रेखा का अपन ढाल ज्ञात करें, इसकी प्रवणता ज्ञात करें। तो m इज इक्वल टू पी एक्स, एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पक्ष चेंज कर लें, एक्स पी एक्स प्लस वाई पी एक्स इज इक्वल टू एम, और वाई का खर्चा इधर रखते हैं, वाई पी वाई इज इक्वल टू एम माइनस एक्स पी एक्स। तो इधर जो प्लस में इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। अब इधर जो गुणा में है, वाई को इधर रखना चाह रहे हैं, तो वाई के पी वाई गुणा में है तो इस पक्ष में जाएगी, तो आपके दूसरे पक्ष में जाते ही आपके ये बटा में भाग में हो जाएगी, तो भाग में लिख दिया। अब इसको भाग में तोड़ दिया तो सभी में भाग दे दो, एम पी वाई माइनस पी एक्स पी वाई, और ये एक्स हो गया। तो ये आपका एम अपॉन पी वाई, ये आपके गणितीय खंड हो गया, एक रेखा खंड हो गया, उसका अंत्यखंड हो गया इसका। और एम पी एक्स अपॉन पी वाई और एम एक्स, और वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या एम अपॉन पी वाई, ये एक एक्स एक्स पर अंत्यखंड है, वाई एक्स पर अंत्यखंड है, और ये माइनस एक्स अपॉन पी वाई, ये बजट रेखा का ढाल है, और एक्स वस्तु है और आपके वाई वस्तु है। तो कहने का मतलब एक तो अंत्यखंड हो गया, यानी उसकी अंत्यखंड से आपका जो अक्ष है उसके बीच की दूरी, और दूसरा हो गया उसमें ढाल। तो ये आपका समीकरण बन गया। इस समीकरण की तुलना में सरल रेखा के सामान्य समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करते हैं, जहां पर m ढाल को तथा c y अक्ष पर अंत्यखंड को दर्शाती है। तो m इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई होता है। बजट रेखा का ढाल कीमत अनुपातों के बराबर होता है, यानी बजट रेखा का जो ढाल है, स्लोप है, ये दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपातों के बराबर होता है। इस प्रकार x वस्तु की मात्रा का समीकरण निम्नलिखित होगा। अगर x का लें तो x का खर्चा इधर रख लो और दूसरे को भेजिए आप दूसरी तरफ, यानी x डॉट पी एक्स इज इक्वल टू एम माइनस वाई डॉट पी वाई। एक्स यहाँ जो उसकी कीमत गुणा में है उधर भाग में भेज दें, और x बराबर, अब दोनों जो अंश है m माइनस वाई पी वाई है, तो m बटा पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन पी एक्स वाई। तो ये इस प्रकार का ये जो अंत्यखंड हो गया, तो ये आपका x एक्स पर हो जाएगा, ये दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात है, ये आपका ढाल है। तो अब अपन बात करेंगे उपभोक्ता का संतुलन। दोनों चीजें पढ़ ली अपन, तटस्थ वक्र पढ़ लिया और बजट रेखा या कीमत रेखा पढ़ ली, प्राइस लाइन और बजट लाइन, इन दोनों से ये संतुलन होता है। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा जहां उपभोक्ता की संतुष्टि को अधिकतम होगी, जहां उसकी संतुष्टि मैक्सिमम होगी वहां उसका संतुलन होगा। तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन के लिए दो शर्तों का होना आवश्यक है। ये दो शर्तें आपको याद रखनी है कि उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करे, ये पहली शर्त है। यानी जहां बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करे, अर्थात बजट रेखा और तटस्थ वक्र का जो ढाल है वो बराबर होना चाहिए, यह अधिकतम संतुष्टि को दर्शाता है। तटस्थ वक्र का ढाल ये अपन देखा था, एम आर एस एक्स वाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये होता है। और बजट रेखा का जो ढाल होता है ये दोनों वस्तुओं की कीमतें होता है माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। और अब इसको दोनों को स्पर्श होती है, इसका मतलब दोनों उस बिंदु के बराबर होते हैं। माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और दोनों को वज्र गुणा करते हैं तो पी एक्स डेल्टा एक्स और पी वाई डेल्टा वाई आता है। दोनों माइनस आ गया, दोनों हट गया, इसका मतलब है
एक्स वस्तु के व्यय में कितना परिवर्तन हुआ और वाई वस्तु के व्यय में कितना परिवर्तन, कीमत दोनों की फिक्स है, और यानी कहने का मतलब है कि व्यय में परिवर्तन दोनों का ये बराबर रहता है, तो वो आपका संतुलन हो जाएगा। उपभोक्ता के संतुलन बिंदु पर जहां पर प्रतिस्थापन की सीमा दर कीमतों के अनुपात के बराबर होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, ये उपभोक्ता के संतुलन की आवश्यक शर्त है। ये उपभोक्ता के संतुलन की दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि संतुलन के बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमा दर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई गिरती हुई होनी चाहिए, अर्थात तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होना चाहिए। तो ये आपका दूसरी शर्त क्या है? देखो, एक तो पर्याप्त शर्त है, एक आवश्यक शर्त है। पहली जो शर्त है वो तो ये बताती है कि इनका जो बजट रेखा और तटस्थ वक्र एक दूसरे को स्पर्श करे, और दूसरी शर्त ये बताती है कि मूल बिंदु के वो तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होना चाहिए, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई ये आपके गिरती हुई होनी चाहिए। उपभोक्ता के संतुलन का रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, तो बजट रेखा और तटस्थ वक्र को ग्राफ में एक साथ अपन बनाते हैं, तो जो तटस्थ वक्र मूल बिंदु के जितना समीप होता है वो संतुष्टि के कम स्तर को सूचित करता है, और मूल बिंदु से दूर जो ऊंचे तटस्थ वक्र होते हैं ऊंचे संतुष्टि के स्तर को बताते हैं। और बजट रेखा के लिए बजट रेखा दिए होने पर उपभोक्ता उच्चतम संतुष्टि तटस्थ वक्र को प्राप्त करने का ये आपका प्रयास करता है। ये आपके तटस्थता मानचित्र दे रखा है, इसके अंदर IC2 है, IC1 है, IC3 है, और एक बजट रेखा दे रखी है। तो इसमें बजट रेखा AB और IC2 के बिंदु P पर ये स्पर्श हो रहा है। दोनों संतुष्टि के जो इसके आपकी शर्तें जो है साम्य की शर्तें दोनों पूरी हो रही है, यानी एक तो स्पर्श कर रहा है और दूसरा इसका ढाल है उन्नत द्वारा, इसका मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई ये आपके गिरती हुई है। तो ये आपके जहाँ पर उपभोक्ता X की OL और Y की OM मात्रा खरीद कर अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। तो क्रमवाचक विश्लेषण अधिक वास्तविक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण ये गणनावाचक विश्लेषण से अधिक श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार आप बिल्कुल अच्छे ढंग से